नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। सिडनी और पेशावर की आतंकी घटनाओं की सुर्खियों ने दुनिया को हिलाया है। कहते हैं पाकिस्तानी सेना और नवाज शरीफ सरकार ने आतंकियों को खत्म करने के लिए कमर कसी है, लेकिन इससे आतंकी खत्म नहीं होने हैं। इसलिए कि तालिबानी या इस्लामी आतंकी संगठनों का मसला कोई कानून व्यवस्था का नहीं है। यह मामला जिहादी जुनून का है, धर्म का है। तभी दुनिया जहां पेशावर में मासूमों के खून की होली से दहली है, वहीं वह धर्म नहीं दहला लगता है जिसके सपूतों ने मासूमों पर अल्लाह अकबर के नारों के साथ गोलियां बरसाई। यदि दहला होता तो क्या अब तक लाहौर की लाल मस्जिद, मक्का मदीना की शाही मस्जिद या तालिबानियों के प्रेरणा स्रोत देवबंदी स्कूल से क्या यह फतवा जारी नहीं होता कि तालिबानी जमात अधर्मी है, इन्होंने कुफ्र किया है, इसलिए हम इन्हें धर्म से बाहर करते हैं। इनका हुक्का पानी मुस्लिम जमात बंद करती है। ये न इस्लाम के पूत है और न सपूत, ये आतंकी कपूत है, इसलिए इन्हें घर से बाहर निकाला जाता है। ये मुसलमान है ही नहीं। पर ऐसा कोई फतवा सुनाई नहीं दिया। इस्लामी धर्मगुरुओं, शाही इमामों से यह फतवा नहीं आता कि ये आतंकी राक्षस इस्लाम से बाहर किए जाते हैं। दारुल उलूम के मौलाना नोमानी ने पेशावर की घटना को इंसानियत के नाम पर कलंक बताया, लेकिन क्या उन्हें इसे इस्लाम के नाम पर कलंक नहीं बताना था? क्या तालिबानियों को गैर इस्लामी करार देने का फतवा नहीं बनना चाहिए? आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां है। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। तीनों संसदीय कार्य मंत्रियों को लेकर विपक्ष में नाराजगी है। कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि वेंकैया नायडू, राजीव प्रताप रूढ़ी और मुख्तार अब्बास नकवी, ये तीनों नेता विपक्ष के साथ सद्भाव बनाकर संसद की कार्रवाई चलाने की बजाय डरा धमकाकर सरकार का काम निकालना चाह रहे हैं। विपक्ष के कई नेताओं ने कहा है कि संसदीय मंत्रियों के उकसावे की वजह से गतिरोध बन रहा है। कांग्रेस के नेता इस बात से खासे नाराज हैं कि वेंकैया नायडू ने ज्योतिष के मामले में पंडित जवाहरलाल नेहरू की चिट्ठी निकलवा कर बंटवाई है और क्रिसमस की छुट्टी के विवाद का जवाब देने के लिए राजीव गांधी की सरकार का सर्कुलर निकलवा कर बंटवा दिया है। इसी तरह तृणमूल कांग्रेस के सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी पर बुरी तरह भड़के हैं। रूढ़ी और सौगत राय का पिछले दिनों सदन में झगड़ा हुआ और जब राय सदन से बाहर जाने लगे तो रूढ़ी ने उन्हें गोगो कहकर ज्यादा उकसा दिया। औरंगेबाज और अराजक कहे जाने से सीपीएम और कांग्रेस के नेता नकवी पर भड़के हुए हैं। पर दूसरी ओर भाजपा के नेताओं का कहना है कि उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निर्देश है कि दब कर नहीं रहना है। बताया जा रहा है कि मोदी ने अपने मंत्रियों और संसदीय प्रबंधकों से कहा है कि सरकार ने कुछ भी गलत नहीं किया है, इसलिए विपक्ष के दबाव में नहीं आना है, इसलिए सत्ता पक्ष भी आक्रामक है। भारतीय जनता पार्टी तीन ऐसे राज्यों में अपने को मजबूत करने की कोशिश कर रही है जहां वो पहले नहीं रही है, और इसमें तीनों राज्यों के क्षत्रपों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मुकदमों से पार्टी को बहुत ज्यादा फायदा मिलने की उम्मीद है। भाजपा की रणनीति से जुड़े नेताओं का कहना है कि पश्चिम बंगाल, ओडिशा और तमिलनाडु के सभी क्षत्रप किसी न किसी मुकदमे में फंस रहे हैं। इसका फायदा उठाकर भाजपा अपने को मजबूत करेगी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह शनिवार को तमिलनाडु जाने वाले हैं। वहाँ वो प्रभारी महासचिव और प्रदेश के इकलौते केंद्रीय मंत्री के साथ रैली करेंगे। वहाँ के दोनों क्षत्रप करुणानिधि और जयललिता मुकदमों से परेशान हैं। करुणानिधि की बेटी, बेटा, पत्नी, नाती आदि सभी भ्रष्टाचार का मुकदमा झेल रहे हैं। जयललिता खुद भ्रष्टाचार के मामले में फंसकर सरकार से बाहर बैठी है। ऐसे में भाजपा को अपने लिए जगह दिख रही है। कांग्रेस से अलग हुए जीके वासन के साथ मिलकर और तमिल फिल्मों के सुपरस्टार रजनीकांत की मदद से भाजपा वहां बहुत अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद कर रही है। इसी तरह भाजपा ने कोयला खदान आवंटन के मामले में ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के खिलाफ जाँच की मांग की है। हिंडाल्को के जिस आवंटन के मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने मनमोहन सिंह से पूछताछ के निर्देश दिए हैं, उस आवंटन की सिफारिश पटनायक सरकार ने की थी। सो भाजपा शारदा चिटफंड के साथ साथ कोयला मामले में भी पटनायक को लपेटना चाहती है। ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के अनेक नेता पहले से शारदा चिटफंड घोटाले में उलझे हुए हैं।
सरकार को अगर आर्थिक सुधार के एजेंडे को आगे बढ़ाना है तो उसे राज्यसभा की गुत्थी सुलझानी होगी। दूसरे किसी तरीके से सुधार के एजेंडे को आगे बढ़ाना संभव नहीं होगा। इस बात को विपक्ष समझ रहा है, तभी उसने हर मसले पर सरकार को झुकाने का स्टैंड लिया है। सरकार में कई लोग बीमा सेक्टर में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बढ़ाने का कानून अध्यादेश के जरिए लागू कराने के हिमायती हैं। उनका कहना है कि सत्र खत्म होने के बाद सरकार अध्यादेश के जरिए कानून लागू करे और उसके बाद संसद का साझा सत्र बुलाकर कानून बनवा दे। लेकिन यह तरीका जीएसटी पर लागू नहीं हो सकता है। वह संविधान संशोधन बिल है जिसे दोनों सदनों से 2/3 बहुमत से पास कराना होगा और फिर 15 राज्यों की विधानसभा से भी मंजूर कराना होगा। सरकार के संसदीय प्रबंधकों को सबसे पहले कांग्रेस की राजनीति की काट खोजनी है। वह बीमा बिल पर भी सहमत है और जीएसटी पर भी और कोयला बिल पर भी, लेकिन धर्मांतरण, सांप्रदायिक घटनाओं आदि के बहाने दूसरी विपक्षी पार्टियों के हंगामे में शामिल होकर कामकाज बाधित कर दे रही है। विपक्ष की एकता तोड़ने की भी कोशिश कामयाब नहीं हो पा रही है। उल्टे विपक्ष ज्यादा एकजुट हुआ है और तमाम विधायी कामों के लिए अब सरकार के पास सिर्फ 3 दिन बचे हैं। अब आज की सुर्खियां हैं, ये लीक से कुछ हटकर है और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। धर्मांतरण के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जवाब देने की मांग करते हुए विपक्षी पार्टियों ने आज लगातार चौथे दिन राज्यसभा में कामकाज नहीं होने दिया। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही प्रश्नकाल में विपक्षी सांसदों ने हंगामा शुरू कर दिया। उस समय प्रधानमंत्री सदन में मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में सदन के नेता अरुण जेटली ने कहा कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि इसी समय चर्चा की शुरुआत हो सकती है। जेटली ने प्रधानमंत्री के बयान देने की मांग खारिज करते हुए कहा कि साध्वी निरंजन ज्योति के विवाद में प्रधानमंत्री ने जवाब दिया था, लेकिन विपक्ष ने उसे मंजूर नहीं किया। इस पर विपक्षी सांसदों ने हंगामा शुरू कर दिया। सदन को पहले 12 बजे तक के लिए स्थगित किया गया। उसके बाद 2 बजे तक सदन की कार्रवाई स्थगित हुई। 2 बजे के बाद केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने इस पर अपनी ओर से बयान देना चाहा, लेकिन विपक्ष के हंगामे के कारण वे बयान नहीं दे पाए और कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में लगातार हो रहे हंगामे के कारण सरकार बीमा बिल नहीं पेश कर पा रही है। झारखंड और जम्मू कश्मीर में आखिरी चरण के चुनाव के लिए आज प्रचार थम गया। जम्मू कश्मीर के 3 जिलों जम्मू, कठुआ और राजौरी के 20 सीटों पर 20 दिसंबर को मतदान होगा। इन 20 सीटों में से 11 सीटें अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से सटी हुई हैं। 87 सदस्यों वाली राज्य विधानसभा में पहले 4 चरण का मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ है। झारखंड में संथाल परगना मंडल के 6 जिलों में 16 सीटों पर 5वें और आखिरी चरण में 20 दिसंबर को मतदान होगा। इसका प्रचार आज शाम थम गया। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन दोनों राष्ट्रीय पार्टियों भाजपा और कांग्रेस के बड़े नेता प्रचार में नहीं उतरे, लेकिन प्रदेश के नेताओं ने जनसभा की और अपने उम्मीदवारों के समर्थन में जुलूस निकाले। दोनों राज्यों में वोटों की गिनती 23 दिसंबर को होगी। पाकिस्तान के पेशावर में 100 से ज्यादा मासूम बच्चों की हत्या के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराने वाले हाफिज सईद के बयान पर भारत की पार्टियों ने नाराजगी जाहिर की है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने इस बयान को खारिज करते हुए कहा कि पाकिस्तान अगर सचमुच आतंकवाद से लड़ना चाहता है तो उसे चाहिए कि वह आतंकवादी हाफिज सईद और दाऊद इब्राहिम को गिरफ्तार करके भारत के हवाले करे। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान गंभीरता दिखाए तो भारत उसकी मदद के लिए तैयार है। बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती ने हाफिज सईद के बयान को खारिज करते हुए कहा कि बिना किसी सबूत और तथ्य के एक आतंकवादी ऐसी बातें कर रहा है। सीपीआई के डी राजा ने भी हाफिज सईद के बयान को खारिज किया और कहा कि ऐसी बर्बर घटना में भारत का नाम लेना उचित नहीं है। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा। लाख टके का सवाल है कि इस्लाम के नाम पर आईएस, बोको हराम, तालिबानी, वहाबी, सलाफी, जिहादी, जमाती सोच से लेकर तमाम तरह के मुजाहिदीनों ने जो कुछ किया है उसके खिलाफ क्यों नहीं मुस्लिम धर्मगुरुओं, स्कॉलरों के फतवे आ रहे हैं। पूरी दुनिया में इस्लाम बदनाम हो रहा है, लेकिन धर्मगुरु निष्क्रिय और चुपचाप है। इस पर आगे चर्चा करें उससे पहले देखें मेरा ये खुलासा। 10 साल पहले बेसलान में जो कुछ हुआ था उसे मंगलवार को पेशावर में दोहराया गया। 2004 में रूसी फेडरेशन के बेसलान में मुस्लिम आतंकवादियों ने 186 बच्चों सहित 385 लोगों की हत्या कर दी थी। बेसलान की घटना कमोबेश वैसी ही थी जैसी पेशावर की थी। तब भारी हथियारों से लैस मुस्लिम आतंकवादियों ने करीब 1100 लोगों को बंधक बना लिया था, जिसमें से 385 लोगों को मार डाला गया था। बेसलान और पेशावर की घटना का फर्क यह है कि पेशावर में अल्लाह को मानने वालों ने अपनी ही तरह के लोगों को मारा है। इस फर्क की ओर उदारवादी इस्लामिक विद्वान मौलाना वहीदुद्दीन ने ध्यान दिलाया है। उन्होंने कुरान की एक आयत का हवाला देकर कहा कि इस्लाम मानने वाला अगर अपनी तरह के किसी की हत्या करता है तो उसकी जगह नर्क में है। उन्होंने इस ओर भी ध्यान दिलाया है कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान के आतंकवादियों ने मासूमों की हत्या करने से पहले उनको कलमा पढ़ने को कहा था। इसका अर्थ है कि उन्होंने अल्लाह को मानने वालों की हत्या जानबूझकर की है। इसकी कोई माफी नहीं हो सकती। क्या पेशावर में 100 से ज्यादा मासूमों की बर्बर हत्या की किन्हीं
शर्तों के साथ निंदा होनी चाहिए? क्या उसका विरोध शब्द जाल में उलझा हुआ होना चाहिए? इस किस्म की हिंसा को किसी भी तर्क से न तो जायज ठहराया जा सकता है और न इस पर चुप रहा जा सकता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि पाकिस्तान से लेकर भारत और दुनिया के दूसरे तमाम इस्लामिक देशों से बिना शर्त आलोचना की आवाज नहीं उठी है। सबने कुछ न कुछ अगर मगर लगाकर आलोचना की है। पाकिस्तानी अखबार न्यूज़वीक के सलाहकार संपादक खालिद अहमद ने बताया कि कैसे तमाम बड़े मुस्लिम इदारों के प्रमुखों ने चुप्पी साधी है। पेशावर से सटे नौशेरा के मदरसा हक्कानिया के मौलाना शमीउल हक ने इस घटना पर कुछ नहीं कहा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने आतंकवाद को खत्म करने का संकल्प लिया है, लेकिन हैरानी है कि उन्होंने पेशावर की घटना की निंदा करते हुए तालिबान का नाम नहीं लिया। पेशावर में राज कर रही पार्टी के नेता इमरान खान ने 5 घंटे बाद इस घटना पर प्रतिक्रिया दी और तब भी उन्होंने तालिबान का नाम नहीं लिया। जाहिर है सबने धर्म की जिहादी तत्व को अलग रखकर इस घटना की रूटीन की कानून व्यवस्था का मामला मानकर आलोचना की है। इस अप्रोच से आतंकवाद से नहीं लड़ा जा सकता। लगभग यही स्थिति भारत में है। इस नृशंस घटना की आलोचना करने वाले इस्लामिक विद्वान तालिबान की आलोचना से परहेज कर रहे हैं। आतंकवाद की बर्बर घटनाओं को अलग करके देख रहे हैं। कहीं न कहीं ऐसा फर्क खोजा जा रहा है जिसके आधार पर कुछ घटनाओं को गलत और कुछ को सही ठहराया जा सके। पाकिस्तान और इस्लामिक दुनिया के सारे जिहादी संगठन एक रहे और उन्हें धार्मिक संगठनों का समर्थन मिलता रहे। इसके लिए यह भी प्रचार किया जा रहा है कि इस घटना को भारत ने अंजाम दिया है। एक रणनीति के तहत ऐसी घटनाओं का ठीकरा कभी भारत पर तो कभी अमेरिका पर फोड़ा जाता है। इस्लामिक विद्वान इस बीमारी का इलाज नहीं करना चाहते। वे बिल्ली के आने पर कबूतर की तरह आंख बंद करके खतरा टल जाने का इंतजार नहीं कर सकते। उन्हें आगे बढ़कर इस तरह की घटनाओं को गैर इस्लामिक करार देना होगा। तालिबान जैसे संगठनों और हाफिज सईद जैसे आतंकवादियों को इस्लाम बदर करना होगा। पिछले दिनों पाकिस्तान में एक चर्च पर हमला करके 100 से ज्यादा लोगों को मार डाला गया था, जिसमें 50 से ज्यादा मासूम बच्चे थे। बेसलान से लेकर पेशावर के चर्च और पेशावर के सैनिक स्कूल पर हमले में एक जैसा ट्रेंड मिल रहा है। आतंकवादी बदला लेने के नाम पर कमजोर, बेबस और मासूम लोगों को निशाना बना रहे हैं। यह इस्लाम को मानने वालों के लिए बड़ी चिंता का कारण होना चाहिए। अब एक ब्रेक है, उसके बाद आतंकियों के प्रति इस्लाम नीति पर चर्चा करेंगे। जिस धर्म में जीवन का हर पहलू नियंत्रित है, वह कैसे अल्लाह के नाम पर मासूम बच्चों पर अंधाधुंध गोलियां चलाने वाले को धार्मिक सजा नहीं दे रहा है? वे मुस्लिम बच्चों पर ही अल्लाह अकबर का नारा लेकर गोलियां बरसाते हैं। ऐसे में क्या मुस्लिम धर्म केंद्रों से ये फतवे जारी नहीं होने चाहिए कि जिस भी मुसलमान ने बंदूक उठाई हुई है, जो आतंकी, मुजाहिदीन, तालिबानी या जिहादी है, वे सब इस्लाम विरोधी है और उन्हें इस्लाम से निकाला जाता है? इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ प्रोफेसर जफरुल इस्लाम खान हैं। खान साहब, पेशावर के अंदर तालिबानी लोगों ने जिस तरह मासूम बच्चों के ऊपर अंधाधुंध गोलियां चलाई और अल्लाह अकबर के नाम लेते हुए जिस तरह का जो काम किया उन्होंने, क्या उसके बाद जो धर्म गुरु है, मौलाना है, उनको उनके खिलाफ फतवा या उनको अधर्मी या गैर इस्लामी करार देने के लिए कार्रवाई नहीं करनी चाहिए क्या? नहीं, बिल्कुल करनी चाहिए जी। इसमें किसी इसका है तरीका, क्या है कोई तरीका कि उनको इस्लाम से बाहर किया जाए या गैर इस्लामी कैसे करार दिया जाए उसे? नहीं, देखिए उसका एक तरीका होता है हर चीज का। जैसे कोर्ट है, अपने आप सो मोटो तो नॉर्मली एक्शन लेती नहीं है जी, बल्कि कोई जाता है जी। तो अब हम जा करके किसी धर्मगुरु से या किसी दारुल से, इंडिया में हो या पाकिस्तान में या बांग्लादेश में, उससे जाकर के एक रिक्वेस्ट लिख करके देते हैं कि भाई ये हुआ, इसके बारे में आपकी क्या राय है, तो वो राय देता है। नॉर्मली वो अपने आप ही खुद नहीं देता जी। तो ऐसा तो हुआ है। इससे पहले दारुल जो देवबंद, जो सबसे बड़ी एशिया की बल्कि पूरे वर्ल्ड की जो है सेकंड लार्जेस्ट अल अजहर यूनिवर्सिटी जो कायरो की है, उसके बाद से ये लार्जेस्ट है ये, उसने फतवा आज से नहीं बल्कि मैं समझता हूँ कुछ नहीं 10 साल से दिया हुआ है और उसको रिएट्रेट भी किया हुआ है और ऐसे वक्त में भी बोलते रहते हैं वो। तो एक बात तो है कि ऐसी स्टेटमेंट दे देना, वहाँ के जो प्रिंसिपल हैं या वहाँ के रेक्टर हैं उनका एक दे देना, ये एक चीज है, वो देते रहते हैं। मौलाना का अबुल कासिम नोमानी उनका नाम है, वो देते रहते हैं। लेकिन अभी जैसे अभी उनका एक बयान आया था उनका कि ये इंसानियत के खिलाफ वो है, पर उनका वो फतवा नहीं, बयान वो देते हैं। फतवा वो नहीं देते, फतवा तो उनके यहाँ मुफ्ती देता है। अच्छा, हर एक नहीं दे सकता। जैसे एक जज है वही, लेकिन जो मिनिस्टर ऑफ जस्टिस नहीं देता वर्डिक्ट, तो वो जो जज उनके यहाँ है वो मुफ्ती उसको बोलते हैं, उनके मुफ्ती दे चुका है
मौजूद है। वो संगठन को लेकर तालिबानी इसको लेकर दिया या ऐसा काम कर, मतलब नहीं, इतनी जो एक्सट्रीम, देखिए बोको हराम है या ये तालिबान की ये घटना है, ये बहुत एक एक्सट्रीम है जिसके ऊपर धर्म को एक तरह से रिएक्ट तो करना चाहिए अपने आप। देखिए, जो मुफ्ती होता है उसके सामने जो इशू पेश किया जाता है उसके बारे में बोलता है। हाँ। तो और नॉर्मली वो कोई ऐसा नहीं करता कि बोको हराम, वो तो आइडिया, ये काम, ये आइडिया, ये चीज जो है उसको जब आप बोलते हैं कि ये ठीक है नहीं ठीक है, तो वो कहेगा ये ठीक नहीं है और इस्लाम में ये हराम है, और उसकी दलील भी देता है, कोट भी करता है टेक्स्ट को कि इसी से तो वो ये काम तो हो चुका है, यहाँ से भी हो चुका है, अल अजहर से भी हो चुका है, और दूसरी जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें हो चुका है, जो बड़े बड़े मुफ्ती है उससे हो चुका है। मतलब अल अजहर ने बोको हराम के जो गतिविधियां हैं उसको लेकर को नहीं कह रहा हूँ या कोई भी मतलब उस तरह की IS से संगठन बनाना और उसके बाद आम लोगों को कत्ल करना। अगर आपकी लड़ाई आर्मी से है तो आर्मी से लड़ो भाई, वो आर्मी कुछ करेगी, आर्मी के पास वो इक्विप्ड है, उसके पास गन्स हैं लड़ने के लिए। लेकिन आम लोग जो है जिनका कुछ लेना देना नहीं है, और यही टेररिज्म है। टेररिज्म आम लोगों को मारना ताकि गवर्नमेंट की पॉलिसी को चेंज करो, ये असल एक जुमले में है, टेररिज्म ये इशू है ये। तो ये टेररिज्म है और टेररिज्म के खिलाफ पूरी तरह से वो बोल चुके हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये चीज जो है धर्मगुरुओं के हाथ में नहीं है जी, क्यों बंद कर दे? ये तो स्टेट्स के हाथ में, लेकिन गवर्नमेंट्स के हाथ में नहीं। लेकिन ये कानून व्यवस्था का एक तरह से मुद्दा नहीं, ये एक तरह से जो मुजाहिदीनी या जो जैसे IS का एक खलीफा राज बनाना, ये एक बहुत बड़ा राजनीतिक एक तरह से आंदोलन की तरह का मामला है ये, या नहीं? नहीं, देखिए असल बात ये समझने की है कि इस टाइप की जो ऑर्गेनाइजेशंस, चाहे वो बोको हो, चाहे वो ISIS हो या अलकायदा हो या तालिबान पाकिस्तान हो, ये किसी वैक्यूम में नहीं बनती है, बल्कि किसी वजह से बनती है। या तो वहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट है उसने कुछ बहुत ही बड़ी ज्यादती कर दी है। अब उसका तरीका था कि ये कुछ और तरीके से करते, अब मुफ्ती के पास भी जाते, कोर्ट में भी जाते, तरीका था। लेकिन कुछ बेवकूफ नौजवान होते हैं, वो कहते हैं नहीं हम खुद ही करेंगे इस मसले को हल। अब पाकिस्तान के अंदर उन्होंने पहले दिन से जो है, एक आज से नहीं बल्कि 20-25 साल से उन्होंने टेररिज्म को बाकायदा बढ़ावा दिया। पहले तो तालिबान जो पाकिस्तान में बनी, अफगानिस्तान में जो लड़ी वहीं बनी, और बहुत सी जो छोटी ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही हकमतियार की किस की थी, सब पाकिस्तान में बनी। ये तो टेररिज्म था ये, और वो टेररिज्म कहीं रुकता नहीं है। मतलब जो बोया वो उसको भुगत रहे हैं वो। फिर उन्होंने लश्कर तैयबा बनाया, जैश मोहम्मद बनाया कि साहब वो कश्मीर में जाके लड़ेगी, फिर कहीं में भी लड़े। तो आपने तो बनाया, तो टेररिज्म वाली चीज को आपने इनकरेज किया। फिर सिपाही साहबा बनी, लश्कर जंगी बनी, कोई एक नहीं बना, वो उनके ISI की मर्जी से बनी, और बल्कि शायद उनको ट्रेनिंग भी और पैसे भी वही देते हैं। मतलब आपका कहना है ये पूरा एक तरह से राजनीतिक मामला है इसको। जब स्टेट जो है ये शुरू करती है तो उसके बाद दूसरे लोग, अब ये तो स्टेट वाली ऑर्गेनाइजेशंस हैं, स्टेट के बाहर लोग कहते हैं भाई हम क्यों पीछे रहेंगे अगर हमारा कोई इशू है। तो अब ये उन्होंने क्या किया, कोई स्टेट्स गलती करती है ना। अब उन्होंने 2007 में लाल मस्जिद के अंदर कुछ गड़बड़ था, मैं मानता हूँ वो गलत था, लेकिन उसका तरीका ये था कि उसको उन्होंने सीज कर लिया होता, खाना पानी उनका बंद कर दिया होता, इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दी होती। हफ्ते 2 हफ्ते में अपने आप ही वो सरेंडर करते, वो कब तक वो सरवाइव करेंगे। उसके बजाय उन्होंने उसको स्टॉर्म किया, उसी तरह से जैसे कि हमारे यहाँ पंजाब में हुआ था। एक बेवकूफ़ी का काम हुआ, स्टॉर्म नहीं करना चाहिए था, उसको घेर करके उनको चाहे 1 महीने भी इंतजार करते तो कोई नुकसान नहीं था। लेकिन उसके बाद रिपरकशंस क्या होते हैं, हमारे यहाँ भी क्या हुए, और पाकिस्तान में वही है। ये जो लश्कर आज आप सुनते हैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान, वो उस लाल मस्जिद से शुरू हुई है जिसके अंदर इन्होंने पाकिस्तानी आर्मी में एक नहीं, तो ये यहाँ फिर एक ये गलत है। नहीं, ये एक बुनियादी सवाल है कि अगर एक स्टेट का तंत्र है जो राजनीतिक तौर पे वो अगर करता है, तो उसके बजाय ये धार्मिक लेवल पर इस्लाम के, क्योंकि इस्लाम जीवन के हर मामले में जब ये फतवा दे सकता है, व्यवस्था दे सकता है कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो इन मामलों के अंदर वो क्यों नहीं, मतलब धर्म गुरु और ये जो है क्यों नहीं उस पर रिएक्ट होकर इन चीजों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी आवाज महदूद है। उनके पास कौन सी व्यवस्था है, उनके पास कौन सा, वो तो बोल ही सकते हैं। नहीं, जैसे मान लीजिए अगर मक्का मदीना के शाही इमाम इस तरह का अगर कोई वो दें, तो ये एक उसका एक बहुत बड़ा असर हो। जैसे अपने यहाँ जामा मस्जिद के शाही इमाम का एक दिल्ली के आसपास असर तो होता है, कुछ तो होता है, कुछ तो होता है। नहीं, फ्रंट पेज पे न्यूज छप जाएगी, लेकिन उसका असर नहीं होता। शाही इमाम आज अगर असर क्या किन बातों से होगा? फिर वो समाज कैसे, धर्म के लोग कैसे बदलेंगे, उसको कैसे समझेंगे? देखिए
असल पावर किसी भी कंट्री, किसी भी एक बाउंड्री के अंदर स्टेट की ही होती है। उसी के पास रिसोर्सेज है, आर्मी है, इंटेलिजेंस है, पुलिस है, सारी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, असल पावर उसके पास होता है। लेकिन ये पावर बहुत ही जुडिशियसली इस्तेमाल करना होता है, बेवकूफ़ी से नहीं कि जाके मारो। मारेंगे रिएक्शन होगा। मान अक्लमंदी के साथ, अगर उन्होंने अक्लमंदी के साथ उसी लाल मस्जिद को किया होता, टैकल किया होता, एक बार हो भी गया तो माफी मांगी होती, भाई गलत हो गया, सबको मिला करके। अब इन्होंने जो है नॉर्थ वजीरिस्तान बल्कि जो ट्राइबल एरिया है उसके अंदर बरसों से अमेरिका को इजाजत दे दी है आकर के मारो किसी को, तो क्या इसका असर नहीं होगा? इसका असर होगा। और अब पिछले जून से उन्होंने ज़रबे आज़म के नाम से उन्होंने पिछले जून से वहां पर पूरा ऑपरेशन किया हुआ पूरे, जबकि यहाँ से रिटन हिस्ट्री जो हमको मालूम है कि ट्राइबल एरिया में कोई जाता नहीं था। ब्रिटिश एज के अंदर, ब्रिटिश एरा के अंदर भी ट्राइबल एरिया में जाता है, उनको छोड़ दिया था उनको कि उनके आपस में जिरगा, उनके जो सरदार हैं वो फैसला करते थे। अब इन्होंने आर्मी भेज दी, तो इसका रिएक्शन तो होता है ना इसका। ये नहीं करना चाहिए था। हाँ, इशू है, उसको टैकल करना चाहिए था, सरदारों को बुलाते कि भाई आइए। मतलब आपका मानना है कि ये पूरी तरह मामला लॉ एंड ऑर्डर का है, राजनीतिक तौर पर इसको धर्म के अंदर विचार इंट्रोस्पेक्शन करते हुए किसी तरह इसको व्यवस्थित ठीक किया जाए, ये मामला नहीं बनता? नहीं, ऐसा नहीं बनता। मैं तो ये कभी नहीं कहता हूँ नहीं बनता है, लेकिन ये कि ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी उन लोगों की होती है जिनके पास रियल पावर है स्टेट के अंदर। उनको अक्लमंदी के साथ सबको साथ ले करके काम करना चाहिए। इशू मौजूद है, इशू को हल करना चाहिए, लेकिन उसको आप अगर मिलजुल करके अगर सरदारों का जिरगा उन्होंने किया होता और उनसे कहते कि भाई इन लोगों को अपने यहाँ से बाहर निकालो, तो वो निकाल देते हो। नहीं, मेरा एक फिर इसमें, क्योंकि आप मध्य एशिया, पश्चिम एशिया के भी आप विशेषज्ञ हैं, हालातों को जानते हैं, क्या ये संभव नहीं कि सऊदी अरब जैसी जो देश है वहां राजनीतिक और धार्मिक दोनों तरह की सत्ता है, वो कुछ इंटरवेन करके ये वैश्विक तौर पर ग्लोबल लेवल पे जो कुछ हो रहा है उसमें कुछ धर्म की तरफ से कुछ व्यवस्थाएं कुछ दे दुआ के कुछ ठीक ठाक करें इस व्यवस्था, ये इनिशिएटिव संभव नहीं है क्या? नहीं, देखिए सऊदी अरब के बस का नहीं है, इसलिए कि सऊदी अरब खुद इस चीजों में इन्वॉल्व है जी, इसलिए वो अपने आप के अपनी पोजीशन को उसने कॉम्प्रोमाइज कर लिया है। नहीं है वो मतलब उनकी नहीं सुनी जाएगी इसलिए कि वो एक पार्टी बन गए जी। उन्होंने अलकायदा बनाया था, उन्होंने तालिबान बनाया था, आज उसके खिलाफ है, वो अलग बात है जी। आज जो ISIS के नाम से सुन रहे हैं, सऊदी अरब ने उसका पैसा दिया, ये हमको अच्छी तरह से मालूम है, दुनिया को मालूम है कि हर जो आदमी वहां पे रिक्रूट था उसको $1000 सऊदी अरब से आता था। आज उसके खिलाफ हो गए, इसलिए कि वो संस्था बहुत बड़ी हो गई और इनकी इंटरेस्ट के खिलाफ इनकी जलने लगी। उसका एरिया उन्होंने खाली इराक बनाया था, अब वो सीरिया में भी घुस गई। और उसका एरिया ये नहीं बनाया था उन्होंने कि तुम जाके स्टेट बनाओ, बल्कि खाली वहां पे एक हंगामा करो और उनको तंग करो, कुछ लोगों को ईरान मतलब ये कोई मतलब वैश्विक स्तर पर कोई ऐसी अथॉरिटी इस्लाम में या इस्लामी शासन के अंदर या राजनीति में नहीं है जो रोक सके इन चीजों को? अभी नहीं है। वो खाली बोल सकते हैं, मुफ्ती बड़े बड़े हैं, इजिप्ट के अंदर भी बहुत बड़ा मुफ्ती है, गवर्नमेंट उसको मानती है, वो नहीं बोलते, भी अपनी पोजीशन को कॉम्प्रोमाइज कर लिया है। वहां पर भी ऐसी अटांग शटांग बात बोल देते हैं वो, इसलिए लोग कहते हैं कि भाई ये तो गवर्नमेंट का मुफ्ती है। मतलब जो आदमी जो क्रेडिबिलिटी और वो है उसका संकट खत्म हो जाती है, धर्म गुरुओं के भी को भी। जी हाँ, ये भी मसला है जी। डॉक्टर साहब, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है, मुझे इजाजत दीजिए, कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।